हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी मैकेनिकल 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। जो टॉपिक आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक है जिसका नाम है EDM, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। अब देखो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग क्या है? तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में तुम लोग देखोगे कि इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिक करंट इन फॉर्म ऑफ स्पार्क जब वर्कपीस के सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो ये जो स्पार्क है जिस लोकलाइज्ड स्थान पर, जिस पर्टिकुलर रीजन पर वर्कपीस के सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है वहां पर हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और उस हीट एनर्जी से वर्कपीस के सरफेस को जहां पर स्पार्क स्ट्राइक किया है उस पर्टिकुलर रीजन को मेल्ट कर देता है, जिसको आगे चल के तुम लोग क्या करोगे, फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ लिक्विड का बहता हुआ धारा से फ्लश आउट करोगे, जिसको इरोजन प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रकार से वर्कपीस के सरफेस से मटेरियल का रिमूवल हो जाएगा। सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन इतना आसान होता तो पढ़ते क्यों। अब देखो, ये कहानी एक बताए, अब इस कहानी के अंदर में क्या क्या सस्पेंस है इसको समझना है। देखो तुम लोग स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा मान लो इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट का बना हुआ है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ये तुम्हारा वर्कपीस है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में तुम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देता है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखना, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड है और ये जो वर्कपीस है इसके बीच में एक गैप होता है जिसके थ्रू स्पार्क फ्लो करेगा। गैप ही नहीं होगा तो स्पार्क फ्लो नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में ये जो गैप होता है इसका वैल्यू होता है 0.025 mm से लेके 0.75 mm तक। इसको हम लोग मशीनिंग गैप भी कहते हैं। अब देखो, जब तुम इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में इस पोटेंशियल डिफरेंस देता है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो एक्साइट होगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। और इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करता है तो तुम बोलोगे कि करंट प्रोड्यूस होता है और ये जो करंट होगा ये इन फॉर्म ऑफ स्पार्क होगा। अच्छा, अब देखो, ये जो करंट इन फॉर्म ऑफ स्पार्क इस वर्कपीस के मटेरियल पर यहाँ पर जब स्ट्राइक करेगा तो यहाँ के मटेरियल पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिससे यहाँ का मटेरियल क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस मेल्टेड मटेरियल को तुम बहता हुआ पानी के धारा से फ्लश आउट कर देना, जिसको इरोजन कहते हैं। तो तुम कहोगे कि वर्कपीस के सरफेस से यहाँ पर जो थोड़ा सा मटेरियल था वो रिमूव हो गया। लेकिन मान लो कि हमको पूरा अंदर तक मशीनिंग करना है या हमको कुछ पर्टिकुलर रीजन तक मशीनिंग करना है, इतना तक मशीनिंग करना है, तो क्या होगा, कैसे करेंगे, मैकेनिज्म क्या होगा। तो देखो, जिस समय ये स्पार्क वर्कपीस के सरफेस पर स्ट्राइक करता है उस समय इस स्पार्क का इंटेंसिटी इतना होता है कि जिस रीजन पर स्ट्राइक किया है वहां के मटेरियल को मेल्ट करेगा। लेकिन अगर ये स्पार्क कंटिन्यू रह जाएगा तो ये वर्कपीस भी क्या करेगा, धीरे धीरे सक्षम हो जाता है इस स्पार्क को बर्दाश्त करने के लिए। और तब ये स्पार्क इतना सक्षम नहीं होगा कि तुम्हारे वर्कपीस के मटेरियल को इतना दूर तक मेल्ट कर सके। तो क्या करें, तो देखो तरीका क्या है, EDM में कैसे इस पर स्पार्क दिया जाता है, तुमको क्या बताए, लाइन पर गौर करना है। जिस समय ये स्पार्क वर्कपीस के मटेरियल को स्ट्राइक करता है, केवल उसी समय जिस रीजन पर स्ट्राइक करेगा वहां के मटेरियल को मेल्ट करता है।
उसके बाद यदि स्पार्क कंटिन्यू भी रह जाएगा तो इस वर्कपीस के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वर्कपीस इस हाई इंटेंसिफाइड स्पार्क को बड़ा बेहतरीन ढंग से बर्दाश्त कर लेता है। तो कैसे करें, कैसे मेल्टिंग करें? तो तरीका क्या है, इस स्पार्क को इंटरमिटेंट करो। इंटरमिटेंट मतलब क्या होता है, रुक रुक के। जैसे एक बार स्पार्क दिए, मेल्ट किया, स्पार्क बंद कर दो, फिर तुरंत स्पार्क दो, फिर रीजन को मेल्ट किया, स्पार्क बंद कर दो, फिर तुरंत स्पार्क दो, रीजन को मेल्ट किया, बंद कर दो, फिर तुरंत स्पार्क दो, यहाँ पर जो रीजन बचेगा उसको फिर मेल्ट करेगा, फिर बंद कर दो। तो जब तुम बार बार इस पर स्पार्क देते जाओगे ना, तो जिस समय स्पार्क स्ट्राइक करेगा उस समय नया मेल्टिंग होगा। स्पार्क दिए, मेल्ट किया, फ्लश आउट करके निकाल, स्पार्क दिए, मेल्ट किया, फ्लश आउट करके निकाल, स्पार्क दिए, मेल्ट किया, फ्लश आउट करके निकाले। इस तरह से जब स्पार्क को तुम रुक रुक के वर्कपीस के सरफेस पर स्ट्राइक कराते हो, तो ये वर्कपीस का सरफेस कितना भी हार्ड हो, कितना भी थिक हो, ये बड़े ही आसानी से वर्कपीस के सरफेस के मटेरियल को मेल्ट करता है और तुम फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ लिक्विड से इसको फ्लश आउट करते हो और मशीनिंग प्रोसेस को प्राप्त करते हो बाय रिमूविंग द मटेरियल फ्रॉम वर्कपीस। तो ये जो प्रोसेस है स्पार्क का वर्कपीस के ऊपर में रुक रुक के स्ट्राइक करने का, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फ्लो प्रोसेस। ये इंटरव्यू में पूछ देगा कि किस प्रोसेस के तहत तुम्हारा स्पार्क वर्कपीस के सरफेस पर स्ट्राइक करता है, तो तुम बोलोगे इंटरमिटेंट फ्लो प्रोसेस के अकॉर्डिंग, रुक रुक के होना। अब ये रुक रुक के कैसे होगा, तो ये जो कहानी है ये यहाँ पर छिपा हुआ है इसके आरसी सर्किट में। आर माने रेजिस्टेंस, सी माने कैपेसिटर, जिसको हम आगे तुमको अभी बताएंगे। यहाँ बनाए हुए सर्किट है तुमको समझाने के लिए। चलो, क्योंकि जब पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है। ये हो क्या रहा है, ये तो दुनिया भर में यूट्यूब में तुमको मिलेगा वीडियो, लेकिन कैसे हो रहा है इसको समझने के लिए ही ना तुम हमको पे किए हो। तो चलो, दूसरा बात है, तुम देखोगे ये भी इंटरव्यू में पूछता है कि वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में ये जो गैप है, इसमें यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लिक्विड काहे फील करते हैं? इसमें हमेशा यहाँ डाइलेक्ट्रिक लिक्विड फील होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन पहले कर लेते हैं। तो तुम लोग देखोगे ईडीएम प्रोसेस में टूल और वर्कपीस के बीच में जो गैप है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है। डाइलेक्ट्रिक तो इंसुलेटिंग होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में वर्ड है डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का एक ऐसा स्ट्रेंथ होता है जिसके वजह से इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू यदि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चाहता है तो उसको वो रेजिस्ट करता है। तो तुम यहाँ डाइलेक्ट्रिक काहे दे रहे हो? अगर यहाँ एयर दे देते तो क्या होता? अगर थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस इस टूल और वर्कपीस के बीच में होता तो ये इलेक्ट्रॉन्स बड़े ही आसानी से टूल और वर्कपीस के बीच में फ्लो करता और स्पार्क जनरेट करता। लेकिन जानते हो क्या होता? स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता, स्पार्क जनरेट करता, वर्कपीस के सरफेस पर स्ट्राइक भी करता, लेकिन ये स्पार्क जो होता ना, इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता, और उस इंटेंसिटी वाले स्पार्क से इस वर्कपीस के मटेरियल को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल्टिंग फेल्टिंग होता ही नहीं। तो तुम क्या किए हो, यहाँ पर लगा दियो डाइलेक्ट्रिक लिक्विड। अब क्या होगा डाइलेक्ट्रिक लिक्विड से? जब थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, खुद बुद्धि होगा कि भैया भागना है हमको। तो ये डाइलेक्ट्रिक बोलेगा कैसे भाग जाओगे, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है तुमको रोकने का। इलेक्ट्रॉन मन कचोट के यहाँ रह जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। इलेक्ट्रॉन बोलेगा अब एनर्जी आ गया, अब जाएंगे। डाइलेक्ट्रिक बोलेगा रुको, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, इसको फिर रोक देगा। इलेक्ट्रॉन गुस्सा हो जाएगा, आग बबूला हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ेगा और एक वोल्टेज आता है जिसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, वहाँ पर क्या होगा, उस ब्रेकडाउन वोल्टेज पर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन में इतना एनर्जी आ जाएगा जो कि इस डाइलेक्ट्रिक लिक्विड के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर भारी पड़ेगा। और उस समय जो इलेक्ट्रॉन, गुस्साया हुआ इलेक्ट्रॉन जब इस टूल से वर्कपीस की तरफ स्पार्क के फॉर्म में निकलेगा ना, तो उसका इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि एक प्लाज्मा के रूप में निकलता है
और उस प्लाज्मा में इतना हीट होता है कि बढ़िया से बढ़िया मटेरियल को मेल्ट कर देता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं एवलांचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पूछता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज एवलांचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जानिए इस चीज को कि डाइलेक्ट्रिक अगर लिक्विड यहाँ पर गैप पर नहीं रखते तो प्लाज्मा फॉर्म नहीं करता, एवलांचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रक्रिया नहीं होती और ये वर्कपीस के सरफेस से मटेरियल का मेल्टिंग भी नहीं होता। आई होप आपको 2 पॉइंट पहले समझ में आया होगा। चलो, जब ये 2 पॉइंट तुम लोग समझ गए होगे तो अब तुमको हम आरसी सर्किट समझाएंगे। अब हम तुमको आरसी सर्किट थोड़ा सा समझा देते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये तुम्हारा डीसी सोर्स है। अगर तुम कैपेसिटर नहीं लगाते हो तो डीसी सोर्स से क्या होगा, कांस्टेंट वोल्टेज जाता और यहाँ से यहाँ के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता। इलेक्ट्रिक स्पार्क वर्कपीस पर आता। जिस समय स्पार्क वर्कपीस पर आता उस समय मटेरियल तो मेल्ट कर जाता। ये टूल है और ये वर्कपीस है। जिस समय स्पार्क वर्कपीस पर आता उस समय तो मेल्ट करता, लेकिन अगर स्पार्क कंटिन्यू रहता तो वर्कपीस को आगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस स्पार्क को रुक रुक के वर्कपीस पर स्ट्राइक कराने के लिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं कैपेसिटर, जिसके अंदर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया होती है। कैसे होती है तो देखो, जब इस डीसी सोर्स को इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग रखते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ से करंट निकलेगा तो करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। लेकिन जब कैपेसिटर अनचार्ज कंडीशन में होता है शुरुआत में, तो इधर वाला जो करंट है ना, ये इधर फ्लो नहीं कर पाता। कारण है इसका, कारण क्या है कि इस टूल और वर्कपीस के बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है। मतलब ये एक तरह से कैसा हो जाता है, ओपन सर्किट। कैसा हो जाता है, ओपन सर्किट। तो सारा का सारा करंट कहाँ जाएगा, कैपेसिटर में। और कैपेसिटर तुम्हारा जो होता है वो फुल्ली चार्ज हो जाता है। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उस समय इसमें एक वोल्टेज क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जब ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ये करंट को भेजता है ना, तो इस टूल और वर्कपीस से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस टूल और वर्कपीस से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये बड़ा ही हाई इंटेंसिफाइड स्पार्क को प्रोड्यूस करता है और एक प्लाज्मा के रूप में वर्कपीस के सरफेस को स्ट्राइक करता है और इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि सरफेस का मेल्टिंग हो जाता है। ठीक है, अब देखो, जब ब्रेकडाउन वोल्टेज को ये रीच करता है तो उस समय क्या होगा, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, इसको बोलते हैं आईडी। और जब करंट कैपेसिटर से इसमें जाता है तो ये कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता है। जैसे ही स्पार्क इसमें पहुंचेगा, ये कैपेसिटर पूरा अपना एनर्जी दे दिया तो अपने डिस्चार्ज हो गया। अब तो कैपेसिटर में एनर्जी नहीं है तो इसमें जाएगा नहीं। तो फिर क्या होगा, ये डीसी सोर्स इसको फिर चार्ज करेगा, इसको बोलते हैं आईसी करंट, चार्जिंग करंट इसको देगा, ये चार्ज होगा। जब फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज को रीच करेगा फिर क्या होगा, ये आईडी देगा जिसके वजह से फिर स्पार्क जाएगा। और जब ये आईडी देगा, ये चार्ज होने के बाद जब इसको करंट देगा, तो जब ये इसको करंट दे देगा तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा। और जब ये इसको करंट दे देगा, स्पार्क बन जाएगा तो ये डिस्चार्ज हो गया। तब फिर तो करंट इस पर जाएगा नहीं। मतलब कैपेसिटर क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। और जब चार्ज हो रहा है तो करंट इसको दे रहा है ताकि स्पार्क बने, और जैसे इसमें स्पार्क बन रहा है ये डिस्चार्ज हो जा रहा है। और जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो ये स्पार्क भी बंद हो जा रहा है। फिर इसको चार्ज कर रहे हैं, जब चार्ज होगा फिर करंट देगा, और जब करंट देगा स्पार्क बनेगा, लेकिन जब ये करंट देगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, तब फिर ये स्पार्क भी खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से कैपेसिटर चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, और चार्जिंग डिस्चार्जिंग करके ये स्पार्क को इंटरमिटेंट कर देता है। तो ये तुमको पहले हम बेसिक आइडिया बता दिए। अब इसके कंपोनेंट के बारे में तुम लोग देखो। ये तुम्हारा टूल होता है, ये फिल्टर होता है, ये नोजल होता है, ये वर्कपीस होता है, ये डाइलेक्ट्रिक होता है, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, डीसी सोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं आरसी सर्किट। अच्छा, यहाँ पर जो टूल है ये सर्वो कंट्रोल से कनेक्टेड है। सर्वो कंट्रोल क्या करता है, सर्वो कंट्रोल का काम है यहाँ और यहाँ की गैप को मेंटेन करना, क्योंकि जब ये मेल्टिंग होने लगेगा तो ये गैप बढ़ने लगेगा, और जब गैप इस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो ये स्पार्क फिर प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, चलो अब देखो एक एक करके सबको हम समझाते हैं। पहले एक काम करो, बोर्ड पर जो फिगर दिया है पहले तुम लोग उसको बना लो। ठीक है,
जब फिगर बन जाएगा तो फिर हर एक एलिमेंट को लिखा देते हैं और सबका काम बता देते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब पहले हम लोग इसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं, फिर वर्किंग को समझ लेंगे। एलिमेंट्स में भी थोड़ा थोड़ा हम वर्किंग के बारे में तुमको बताते रहेंगे ताकि वर्किंग को अच्छे से समझ सके। सबसे पहले इसके जब एलिमेंट ऑफ ईडीएम की बात होगी, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम की पहली बात होगी। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और सारा काम इसी सिस्टम पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक डीसी सोर्स होता है जिसका ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये टूल के साथ कनेक्टेड होता है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये वर्कपीस के साथ कनेक्टेड होता है, ताकि टूल और वर्कपीस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सके जिसका रेंज होता है 50 वोल्ट से 400 वोल्ट। इट कंसिस्ट ऑफ ए डीसी सोर्स whose positive terminal is connected to workpiece and negative terminal is connected to tool to create a potential difference, PD मतलब potential difference ranging between 50 volt to 400 volt. It consists of RC circuit, इसमें बहुत महत्वपूर्ण RC सर्किट होता है which makes the spark intermittent, जो स्पार्क को इंटरमिटेंट करता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करके, so that machining takes place, ताकि मशीनिंग प्रोसेस हो सके। इसके बाद बात आती है टूल की। ये टूल आपको दिख रहा होगा, इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, सिल्वर का बना होता है, कॉपर का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तब ना पोटेंशियल डिफरेंस पर इस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और स्पार्क जनरेट होगा। इसलिए आपको टूल ऐसा लेना है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। तीसरा, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड। आपको पता है ना, आपके टूल और वर्कपीस के बीच में डाइलेक्ट्रिक लिक्विड होना चाहिए, इसलिए टूल को वर्कपीस को डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में डिप करके रखते हैं। इट इज प्लेस्ड बिटवीन वर्कपीस एंड टूल। डाइलेक्ट्रिक लिक्विड टूल और वर्कपीस के बीच में होता है। इट हैज़ टू पर्पस, फ्लश आउट द मेल्टेड मटेरियल, जो मटेरियल मेल्ट कर रहा है उसको फ्लश आउट करना, और दूसरा क्या है बताए थे आपको, रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टिल वोल्टेज रीचेस टू ब्रेकडाउन वोल्टेज। जब तक यहाँ पर टूल और वर्कपीस के बीच में ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स को रोक के रखेगा, और जैसे ही वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, उस समय जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो टूल से एक स्पार्क जनरेट करता है वर्कपीस की तरफ, और ये स्पार्क इतना इंटेंसिफाइड होता है कि आप कहते हैं कि प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एवलांचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके बारे में बताए थे। तो दूसरा काम क्या है डाइलेक्ट्रिक का, रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टिल वोल्टेज रीचेज टू ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड एवलांचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, है ना। और जब वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होता है तब क्या होता है, एवलांचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, सो दैट स्पार्क जनरेट विथ प्लाज्मा, ताकि जो स्पार्क जनरेट हो वो प्लाज्मा के साथ जनरेट हो। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको लिख लीजिए, आगे फिर नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। चलो अब देखो नेक्स्ट जो एलिमेंट है इसमें है नोजल। नोजल तुम लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, नोजल यहाँ पर दिख रहा होगा। ये नोजल क्या करता है, तो नोजल का काम है, नोजल फ्लशेस द मेल्टेड मटेरियल, जो मटेरियल मेल्ट करेगा उसको, ये हाई स्ट्रीम नोजल है, सॉरी ये जो नोजल है यहाँ पर जो मटेरियल मेल्ट करेगा ये नोजल से डाइलेक्ट्रिक लिक्विड बड़ा ही हाई वेलोसिटी से डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो मेल्टेड मटेरियल होगा ये हाई स्ट्रीम डाइलेक्ट्रिक लिक्विड इस मेल्टेड मटेरियल को फ्लश आउट करके बाहर निकालेगा, और जैसे ही ये डाइलेक्ट्रिक लिक्विड का जो स्ट्रीम है इस मेल्टेड मटेरियल को फ्लश आउट करके बाहर निकालेगा, वर्कपीस से मटेरियल का रिमूवल हो जाएगा, और ये जो फ्लशिंग आउट हो रहा है मेल्टेड मटेरियल का वर्कपीस के सरफेस से, इस बहते हुए हाई वेलोसिटी स्ट्रीम ऑफ डाइलेक्ट्रिक के साथ, इस प्रोसेस को इरोजन बोलते हैं। ठीक है, सुनते हो ना, नदी का जो धारा होता है जब जमीन को काटता है तो सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो वही यहाँ इरोजन की प्रक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि बहता हुआ जो धारा है डाइलेक्ट्रिक लिक्विड का, ये वर्कपीस के सरफेस पर जो मटेरियल लिक्विड है, मेल्टेड मटेरियल है, उसको काट के क्या कर रहा है, एक तरह से निकाल रहा है। नोजल फ्लशेस द मेल्टेड मटेरियल बाय फोर्सिंग द स्ट्रीम ऑफ डाइलेक्ट्रिक लिक्विड विथ हाई वेलोसिटी। नोजल का काम है फ्लश करना मेल्टेड मटेरियल वर्कपीस के सरफेस से बाय फोर्सिंग द हाई वेलोसिटी स्ट्रीम ऑफ लिक्विड टू मेल्टेड मटेरियल थ्रू इरोजन प्रोसेस। चलो इसके बाद सर्वो कंट्रोल सिस्टम। अब देखो, जब स्पार्क जब जनरेट होता है ना प्लाज्मा के रूप में, तो एक प्रोपोल्सिव इफेक्ट होता है टूल के ऊपर में, जिसके वजह से ये टूल पीछे की तरफ भागता है।
वर्कपीस से दूर भागता है। देखोगे रॉकेट जब उड़ता है तो नीचे देखोगे प्लाज्मा बनता है तो रॉकेट ऊपर उड़ता है। तो वही चीज़ है, जब यहाँ पर प्लाज्मा बनेगा तो एक प्रोपल्सिव इफेक्ट तुम लोग पढ़ोगे पावर इंजीनियरिंग में, जब जेट सब लोग पढ़ाएंगे तुमको। तो जब यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस होता है, प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है, तो उस समय टूल पर एक प्रोपल्सिव इफेक्ट लगता है। उस प्रोपल्सिव इफेक्ट की वजह से टूल वर्कपीस से दूर भागता है। और जब यहाँ पर मशीनिंग होता है, मेल्टेड मटेरियल रिमूव होता है, तो इसके और इसके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 0.75 mm से ज़्यादा हो जाता है। और इस गैप पर ब्रेकडाउन वोल्टेज पर भी स्पार्क इंड्यूस नहीं करता है। तो अगेन यहाँ पर गैप रीस्टैब्लिश कर सके, 0.75 और 0.025 के बीच में आ सके, उसके लिए एक सिस्टम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सर्वो कंट्रोल सिस्टम। इसमें रैक एंड पिनियन गियर का अरेंजमेंट होता है, जिसका सीधा सीधी कार्य क्या होता है, इस टूल को वर्कपीस के तरफ मूव कराना और मशीनिंग गैप को रीस्टैब्लिश करना। सर्वो कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पर देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। When spark is produced from tool, जब स्पार्क टूल से प्रोड्यूस होता है towards workpiece, then a propulsive effect is generated। तब इस टूल पर एक प्रोपल्सिव इफेक्ट जनरेट होता है which forces the tool to move away from workpiece, जो इस टूल को वर्कपीस से दूर मूव कराता है। and due to melting, और मेल्टिंग के वजह से, and due to melting of material the machining gap increases, टूल और वर्कपीस के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाता है। दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है, मूव द टूल टू वर्कपीस, ये टूल को वर्कपीस की तरफ मूव कराता है तो रीस्टैब्लिश द मशीनिंग गैप, ताकि ये मशीनिंग गैप को पुनः से इस्टेब्लिश करा जा सके, सो दैट स्पार्क गेट्स जनरेटेड, ताकि फिर से स्पार्क प्रोड्यूस हो। इट कंजिस्ट ऑफ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, ये एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के जैसा होता है ना। ये ऊपर जाता है तो यहाँ पर रैक और पिनियन गियर इसको वापस से फिर नीचे लाता है। चलो, एक और एलिमेंट है, लिखे नहीं है, छूट गया हमसे, फिल्टर। फिल्टर का काम क्या है कि जान ही रहोगे, जब डाइलेक्ट्रिक लिक्विड का धारा इस मेल्टेड मटेरियल को ले लेता है तो सब तो यहीं जमा हो जाता है। यहाँ पर पंप लगा होता है जो इसी लिक्विड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है। लेकिन इस डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में क्या है, मेल्टेड मटेरियल है ना, तो ये फिल्टर क्या करता है, मेल्टेड मटेरियल को छान लेता है और केवल डाइलेक्ट्रिक लिक्विड को जाने देता है, जिसको फिल्टर रिमूव करके हम लोग मेल्टेड मटेरियल बाहर निकालते हैं। तो फिल्टर का काम क्या है, जो डिजॉल्व मेल्टेड मटेरियल इस डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में है वो इस नोजल के पाइपलाइन में इंटर ना करे, उसको फिल्टर कर देता है। ठीक है, तो फिल्टर का काम होता है डिजॉल्व्ड डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में जो मेल्टेड मटेरियल है उसको रिमूव करना। फिल्टर रिमूव्स बाय फिल्टरिंग आउट द, लिख लेना, फिल्टर रिमूव्स बाय फिल्टरिंग आउट द मेल्टेड मटेरियल फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक लिक्विड। डाइलेक्ट्रिक लिक्विड के अंदर में जो डिजॉल्व्ड मेल्टिंग मटेरियल है उसको फिल्टर आउट करना फिल्टर का काम है। चलो इसको लिख लेना, ये सारा एलिमेंट हो गया। वर्किंग लिखा देते हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो अब इसका वर्किंग देख लो तुम लोग। व्हेन डीसी सप्लाई इज ऑन, जब डीसी सप्लाई को ऑन करते हैं, ये यहाँ पर तुम्हारा डीसी सप्लाई दिख रहा है ना, जब डीसी सप्लाई को ऑन करते हैं, इट चार्जेज द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। व्हेन कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज, जब कैपेसिटर ये पूरा चार्ज हो जाएगा और इसका वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, एंड वोल्टेज रीचेज टू ब्रेकडाउन वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टूल टू वर्कपीस फ्लोज, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टूल टू वर्कपीस फ्लोज, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है। पॉजिटिव मतलब कम, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा। तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल कम है, तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टूल टू वर्कपीस है ना, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टूल टू वर्कपीस फ्लोज, इलेक्ट्रॉन टूल से वर्कपीस की तरफ फ्लो करेगा विथ स्पार्क हैविंग प्लाज्मा, एक स्पार्क के रूप में जिसमें प्लाज्मा का फॉर्मेशन होगा। बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर, अभी ये कैपेसिटर जब चार्ज होता है, शुरू में तो चार्ज होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंचता है, उसके बाद जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो ये करंट देता है इधर, ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके टूल से वर्कपीस की तरफ और स्पार्क बने। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो जैसे स्पार्क बनेगा, ये डिस्चार्ज हो गया, स्पार्क बंद होगा, फिर ये चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, स्पार्क बनेगा। तो यहाँ पर कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करके आप स्पार्क को इंटरमिटेंट करते हैं।
बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर वी मेक स्पार्क इंटरमिटेंट, हम स्पार्क को इंटरमिटेंट करते हैं। ड्यू टू दिस द रीजन वेयर दिस स्पार्क विथ प्लाज्मा स्ट्राइक, इसके वजह से ये जो स्पार्क बन रहा है इसके वजह से जिस लोकलाइज रीजन में, जिस फिक्स रीजन में ये स्पार्क जिसमें प्लाज्मा था वर्कपीस के सरफेस पर जहाँ स्ट्राइक करेगा, इस प्लाज्मा की हीट के वजह से वर्कपीस है ना, स्पार्क विथ प्लाज्मा स्ट्राइक्स वर्कपीस सरफेस, ड्यू टू हीट ऑफ प्लाज्मा वर्कपीस मटेरियल मेल्ट, वर्कपीस का मटेरियल मेल्ट करेगा, विच इज फर्दर फ्लश्ड आउट, जिसको आप लोग ये जो नोजल से हाई स्ट्रीम लिक्विड निकलेगा ना, हाई वेलोसिटी स्ट्रीम ऑफ लिक्विड, इससे आप फ्लश आउट करेंगे बाय फ्लो ऑफ लिक्विड स्ट्रीम थ्रू नोजल। इन दिस वे, इस तरीके से आप कहिएगा, इन दिस वे मटेरियल फ्रॉम वर्कपीस इज रिमूव्ड, इन दिस वे मटेरियल फ्रॉम वर्कपीस सरफेस इज रिमूव्ड एंड मशीनिंग टेक्स प्लेस, और मशीनिंग प्रोसेस आपका पूरा होगा। तो ये स्टूडेंट आपका ईडीएम का एलिमेंट्स, ईडीएम का कंपोनेंट्स, ईडीएम कैसे काम करता है, सबके बारे में मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट, और पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है।